गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका पहला यूनिट जो है वो हमने फिनिश कर दिया है। उसमें जो टॉपिक्स हमने आपको पढ़ाए वो क्या थे बेटा? सबसे पहले जो हमने आपको टॉपिक्स पढ़ाए वो थे बेटा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था यूनिट से, फिर हमने आपको सिखाया डायमेंशंस, फिर डायमेंशन के हमने एप्लीकेशन आपको पढ़ाए। उसके बाद बेटा हमने आपको पढ़ाया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, साइंटिफिक नोटेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देन राउंडिंग ऑफ, देन सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद बेटा एरर हुआ और फिर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। हमने कल आपको एक वीडियो दी जिसमें इनडायरेक्ट मेथड्स थे लेंथ मेजरमेंट के। ठीक है भाई, कौन कौन से मेथड थे बेटा? सबसे पहला रडार, सेकंड सोनार, फिर लेजर, फिर ट्रायंगुलेशन। 4 हो गए बेटा ट्रायंगुलेशन। फिर इसके बाद कौन मेथड था बेटा? पैरेलैक्स मेथड। और फिर मॉलिक्यूल साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। इसके बाद बेटा मास मेजरमेंट, 2 टाइप का मास हमने आपको बताया, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास को इनर्शियल बैलेंस से नापा जाता है। इनर्शियल बैलेंस हमने आपको समझाई, उसका एक वीडियो भी हमने साथ में अटैच किया, आपने देखा होगा, अच्छा लगा होगा आपको। और साथ में हमने ग्रेविटेशनल बैलेंस किससे मेजर किया जाता है बेटा? स्प्रिंग बैलेंस से। इसके बाद टाइम मेजरमेंट आया। टाइम मेजरमेंट का क्या प्रिंसिपल था बेटा? पीरियोडिक मोशन, है ना। और उसका भी हमने एक वीडियो अटैच किया था जिसमें आपने बहुत सारे टाइम मेजरमेंट के मेथड देखे होंगे। ठीक, आशा करता हूँ बेटा घर पर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। और कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 9410036555। आज बिल्कुल वो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा जो आपको पहले से थोड़ा बहुत जिसका अंदाजा है, आपको जिसकी थोड़ी जानकारी है, वो चैप्टर हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेटा, यूनिट नंबर 2 है आपकी, यूनिट 2, और चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। ठीक, अब जरा ध्यान से एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी तो तुरंत पूछेगा। आसान चैप्टर है, आपको पहले 9th में आपने पढ़ा है, आपको ये आता है, इसको बहुत मतलब अच्छे से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और कोई भी दिक्कत तो पूछेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले एक ब्रांच आती है फिजिक्स में, दैट इज मैकेनिक्स। ठीक है भाई, है ना। क्या ब्रांच आती है बेटा? मैकेनिक्स एक ब्रांच आती है। और इसका अगर हम डेफिनेशन दें तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद स्टेट ऑफ बॉडी, है ना। ऐसी ब्रांच जो बॉडी की स्टेट से डील करती है उसका नाम क्या है बेटा? मैकेनिक्स है। अब मैकेनिक्स के बेटा 3 पार्ट्स हो सकते हैं, है ना। मैकेनिक्स के कितने पार्ट्स हो सकते हैं बेटा? 3 पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स का जो पहला पार्ट होता है वो होता है डायनामिक्स। डायनामिक्स, ये जो ब्रांच है इट डील्स विद मोशन, डील्स विद मोशन। दूसरा पार्ट होता है बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, इट ऑल्सो डील्स विद मोशन, डील्स विद मोशन। और तीसरा पार्ट होता है बेटा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, इट डील्स विद रेस्ट, डील्स विद रेस्ट। ठीक, तो ये दोनों किससे रिलेटेड है बेटा? मोशन से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है बेटा? स्टेशनरी स्टेट या रेस्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स में क्या अंतर है बेटा? डायनामिक्स है डील्स विद मोशन, विद कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है उनके कॉजेस को भी स्टडी करते हैं तो डायनामिक्स बोलते हैं। और काइनेमेटिक्स क्या होता है बेटा? डील्स विद मोशन विदाउट कॉज। हम मोशन तो डील कर रहे हैं लेकिन उसके कॉज, वो मोशन क्यों है, मोशन का अपोज कैसे हो रहा है, कौन कौन से फोर्सेस सपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस अपोज कर रहे हैं, इसको हम डील नहीं करते, है ना। तो काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो आप बताएंगे बेटा इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion without cause.
इट डील्स विद मोशन विदाउट कॉज, दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? काइनेमेटिक्स कहते हैं, है ना भाई। ये काइनेमेटिक्स क्या ब्रांच हुई बेटा? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद मोशन विदाउट कॉज। ठीक, और किसका पार्ट है बेटा? मैकेनिक्स का पार्ट है। और इसका डायनामिक्स क्या होता है बेटा? इसी के साथ जो ब्रांच आती है डायनामिक्स, वो क्या होती है? डायनामिक्स होती है बेटा डील विद मोशन विद कॉज, है ना भाई। तो ये मोशन से हम डील करेंगे लेकिन हम इसके कॉजेस नहीं लेंगे, ठीक है बेटा। यानी हम मोशन को तो स्टडी करेंगे लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, मोशन का अपोज कौन फैक्टर कर रहे हैं, ऐसी किसी भी चीज को हम स्टडी नहीं करेंगे। वी डील विद मोशन ओनली विदाउट कॉज। ठीक बेटा, ये तो ब्रांच का नाम हमने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो इसमें बात आती है बेटा, सबसे पहली जो बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक सिचुएशन हम आपके सामने बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। मोशन और रेस्ट आपको डिफाइन करना है। मान लीजिए ये कोई ट्रेन का डब्बा है एंड दिस कंप्लीट सिस्टम इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ये मोशन में है, वेलोसिटी v से चल रहा है। ठीक बेटा, इस डब्बे के अंदर एक आदमी है A और दूसरा आदमी है B, और डब्बे के बाहर एक आदमी है C। सही, डब्बे के बाहर एक आदमी है C और डब्बे के अंदर दो आदमी हैं A और B। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या B की जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बदल रही है कि नहीं बदल रही, मतलब B को मोशन करते हुए देख पा रहा है A की नहीं देख पा रहा, तो आप बोलेंगे नहीं देख पा रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू B A इज एट रेस्ट, या विद रिस्पेक्ट टू A B इज एट रेस्ट। ठीक है भाई, अगर किसी बॉडी की पोजीशन किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, अगर किसी बॉडी की पोजीशन किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, तो वो बॉडी कौन से स्टेट में होती है बेटा? रेस्ट में होती है। जैसे A की पोजीशन B के रिस्पेक्ट में बदल नहीं रही है, तो ये दोनों कौन से स्टेट में बेटा? रेस्ट स्टेट में है। और B की पोजीशन A के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है, तो वो भी कौन से स्टेट में बेटा? रेस्ट स्टेट में। लेकिन अगर मैं C की बात करता हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू C द पोजीशन ऑफ A एंड B चेंजेस। तो यानी C के रेस्पेक्ट में A और B कौन से स्टेट में है बेटा? मोशन की स्टेट में है। और A और B के रेस्पेक्ट में भी C क्या है बेटा? मोशन की स्टेट में है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस with respect to other body, then body is in motion। सही है भाई, अगर किसी बॉडी की पोजीशन दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो बॉडी किस में होती है बेटा? मोशन में होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल, पोजीशन ऑफ B changes with respect to C, so B is in motion with respect to C। B is in motion with respect to C। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक बेटा, दूसरा डेफिनेशन क्या है बेटा? रेस्ट है। रेस्ट की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। बोलिए क्या होगी बेटा? इफ द position of body remain same या does not change, remain same with respect to another body, position of body remain same with respect to another body, then body will be in rest, then body is in state of rest। ठीक है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल, पोजीशन ऑफ B रिमेन सेम
remain same with respect to A. So B is at rest with respect to A. सही है भाई, B is at rest with respect to A. जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैं हूं बेटा और मेरे साथ जो है, मेरे साथ कोई बॉडी है इस रूम के अंदर, तो सपोज कीजिए हम दोनों रेस्ट में, लेकिन अगर आप अर्थ के बाहर से हमको ऑब्जर्व करेंगे तो हम कैसे दिखा देंगे बेटा, मोशन में दिखा देंगे। तो यानी हम जो रेस्ट एंड मोशन है वो किसी बॉडी से कंपेयर करके तब एक्सप्लेन कर पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में हो और वही बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। जैसे एग्जांपल, बी जो है बेटा वो ए के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, और जो बी है बेटा वो सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो ए की बॉडी दो स्टेट में एक ही साथ हो सकती है, यानी बी मोशन में भी है, बी रेस्ट में भी है। मोशन में किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, सी के रिस्पेक्ट में, और रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ए के रिस्पेक्ट में। तो a body is in a state of rest as well as in a state of motion simultaneously, है ना भाई। एक बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में एक ही टाइम पर पॉसिबल है। जैसे B is at rest with respect to A but B is in motion with respect to C, ठीक है बेटा। तो अभी क्या है, B को अगर A से कंपेयर कर रहे हैं तो A के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, और B को C से कंपेयर कर रहे हैं तो C के रेस्पेक्ट में मोशन में। तो जिस बॉडी से कंपेयर करके हम मोशन डिफाइन करते हैं, जैसे B को A से कंपेयर किया तो A से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिस पर्टिकुलर बॉडी से मोशन कंपेयर करके हम डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से समझिएगा, काम आएंगी डेफिनेशन, इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे B विद रिस्पेक्ट टू A एट रेस्ट, तो यहां पर A क्या हो गया बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर हम बोलें B with respect to A with respect to C in motion, B with respect to C in motion, तो C क्या हो गया यहाँ पर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिस बॉडी से आप कंपेयर करके रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हो वो बॉडी क्या बोली जाती है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोली जाती है, ठीक है। अब जरा दोबारा समझिए, अगर मैं बेटा आपसे बोल रहा हूं कि सपोज सामने वो कार चल रही है ना, तो ये स्टेटमेंट बेटा मीनिंगलेस है जब तक मैं नहीं बोलूंगा कार A विद रिस्पेक्ट टू कार B चल रही है। तो मोशन और रेस्ट जो है हमेशा वो कंपैरिजन करके ही डिफाइन किए जाते हैं, और जिस बॉडी से कंपेयर करके आप मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर रहे हो, जिस बॉडी का कंपैरिजन कर रहे हो आप, जिस बॉडी से कंपैरिजन कर रहे हो उस बॉडी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपको सबसे पहले इस चैप्टर में पता होना चाहिए, ठीक। मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, दोबारा समझिए। काइनेमेटिक्स क्या होती है बेटा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन, है ना, विदाउट कॉजेज। मोशन से तो डील करेंगे लेकिन उसके रीजन जो है, कारण जो है क्यों हो रहा है मोशन, उससे डील नहीं करेंगे, ठीक। ये तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बेटा मोशन और रेस्ट क्या होते हैं, मोशन और रेस्ट हम किसी बॉडी से कंपैरिजन करके हम शो कर सकते हैं। दैट इज with respect to, when with respect to some body the position of body remains same then it is in rest, when with respect to some body the position of body changes then it will be in motion, ठीक है भाई। तो जिस बॉडी से कंपेयर करके हम डिफाइन कर रहे हैं उसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए कोई पूछने लगे कि बताइए क्या एक बॉडी खाली मोशन में ही होगी, रेस्ट में ही होगी, या दोनों में हो सकती है, तो आप बताएंगे दोनों में हो सकती है। जैसे इस वाले एग्जांपल में B जो है विद रिस्पेक्ट टू A रेस्ट में है और B विद रिस्पेक्ट टू C मोशन में है। तो एक बॉडी मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकती है, और ये डिपेंड करता है हम कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। ये बेटा आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आगे हम प्रोसेस करते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए सही बेटा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहली बात पॉइंट ऑब्जेक्ट।
अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है ना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, हमने माना सपोज हमको दिया ट्रेन है, सही बेटा, ट्रेन दिया हमको और ट्रेन का मोशन हमको दिया और हमको ये मोशन स्टडी करना है, हमको इस मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर जो काइनेमेटिक्स आपका चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप ट्रेन का जो साइज है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आप साइज को कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन क्या बेटा, साइज को कंसिडर करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे। तो जितनी भी बॉडी का मोशन आप स्टडी करेंगे, जिस भी बॉडी का आप मोशन स्टडी करेंगे, उसको हमेशा आप लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिएगा इसको कैसे लेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखिएगा इन कैलकुलेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन, इन कैलकुलेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, इन कैलकुलेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन द साइज ऑफ बॉडी will not be taken and the body is as a point object, body behave as a point object, body is taken as point object। सही है भाई, body is taken as a point object। अब ये point object क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा किसी भी बॉडी को रिप्लेस करके उसकी जगह पर एक पॉइंट हम बना देते हैं और उस पॉइंट के मोशन को हम स्टडी कर लेते हैं। दैट्स व्हाई साइज ऑफ बॉडी जो है वो निगलेक्ट हो जाता है और कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। इसकी डेफिनेशन जो किताबों में दे रखी है बेटा वो देखिएगा, ये आनी चाहिए। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी is very large, then its size, then body is known as point object, then body is known as point object। ठीक है बेटा, दोबारा समझिए। सबसे पहले आपको आवश्यकता समझनी है, ये नीड है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों लिया, Why we are taking body as a point object, ये नीड है उस चीज की। क्यों लिया बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी ट्रेन का, बस का, है ना, इसका मोशन आप स्टडी करेंगे तो उसका साइज लेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए पूरी बॉडी को एक पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं एंड बॉडी इज टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। बॉडी को क्या ले लेते हैं बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, if the distance traveled by the body is very large then its size, अगर बॉडी ने बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया है साइज के कंपैरिजन में, then the body is known as point object। बॉडी को क्या बोलेंगे बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम आपसे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, मान लीजिए क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है और वो ग्राउंड में चल रही है, मतलब किसी बैट्समैन ने उसको हिट किया एंड इट इज मूविंग इन ग्राउंड। तो बताइए क्रिकेट बॉल को ग्राउंड में पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सोचिए, क्रिकेट बॉल को ग्राउंड में पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे नहीं मानेंगे। देखिए ग्राउंड का साइज कैसा है, बहुत बड़ा है, और क्रिकेट बॉल का साइज कैसा है, बहुत छोटा है, और ग्राउंड के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो क्रिकेट बॉल कैन बी टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक सोचा आपने, क्रिकेट बॉल जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए एक रेलवे कैरेज है, एक रेलवे का, एक ट्रेन का एक डब्बा है, वो दो स्टेशन के बीच में मोशन कर रहा है। एक ट्रेन का डब्बा है, वो दो स्टेशन के बीच में मोशन कर रहा है विदाउट स्टॉपिंग, बीच में कहीं बगैर रुके दो स्टेशन के बीच में मोशन कर रहा है। बताइए रेलवे कैरेज को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सोचिए, रेलवे कैरेज, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, रेलवे कैरेज को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो आंसर है बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो स्टेशन है वो क्या होंगे, वो पास पास भी तो हो सकते हैं। तो अगर ट्रेन के साइज से, मान लीजिए उसने बोला ट्रेन की जो लेंथ है 400 मीटर है ना, और स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5000 किलोमीटर है, तो साइज जो लेंथ हो गई वो बहुत छोटी रह गई कंपैरेटिव टू डिस्टेंस ट्रेवल, है ना भाई। तो अगर ऐसा गिवन होगा
तभी ट्रेन के डिब्बे को पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज किया जाएगा। समझ में आया? तो नीड आपको समझ में आई पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों लेते हैं, और डेफिनेशन समझ में आई पॉइंट ऑब्जेक्ट कब लेंगे, जब डिस्टेंस ट्रेवल बहुत बड़ा होगा, देन द साइज, देन इट विल बी टेकन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। देखिए एक आदमी है, वो साइकिल चला रहा है सर्कल में, ठीक है बेटा, एक आदमी है वो सर्कल में साइकिल चला रहा है और उसके कंधे पे एक बंदर बैठा है, मोंकी बैठा है। तो आप बताइए वो जो बंदर है, जो मोंकी है, क्या उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोचिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। नहीं मानेंगे बेटा, क्योंकि वो सर्कल जरूरी थोड़ी है बहुत बड़ा होगा, सर्कल छोटा भी तो हो सकता है। तो अगर सर्कल गिवन होता, सपोज आपसे बोलता है कि वो सर्कल जो है 20 किलोमीटर रेडियस का सर्कल है, तो अभी सर्कल का साइज गिवन है, तो बंदर का साइज उससे छोटा रह गया, तो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो आप कंडीशन समझिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, बगैर कंडीशन आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। आपको ये समझ में आया पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों मानेंगे? क्योंकि साइज को लेने से कैलकुलेशन टफ हो जाती है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना भी ऐसा नहीं है कि हर किसी चीज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। जब तक आपको डिस्टेंस ट्रेवल और साइज दोनों गिवन नहीं होंगे, आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बहुत बड़ा है, देन द साइज ऑफ द बॉडी, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। मान लीजिए एक टेबल है और उस टेबल पर बेटा एक बीकर रखा है और वो बीकर लुढ़क जाता है, लुढ़क गया बीकर और वो टेबल से नीचे गिर रहा है। सोचिए, अब टेबल से नीचे गिर रहा है, बीकर है, केमिस्ट्री लैब वाला बीकर, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सोचिए। आपको लगा होगा बीकर छोटा है, टेबल बड़ी है। बेटा टेबल छोटी भी तो हो सकती है। हमने कब बोला टेबल की ऊंचाई बहुत ज्यादा है? अगर आपको ऊंचाई दी होती और बीकर का साइज दिया होता और आपको देखने से कंपैरिजन करने से लग रहा होता कि बीकर जितनी हाइट गिर रहा है वो हाइट उसके साइज से बहुत बड़ी है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते। लेकिन ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया बेटा? तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशन। अब बेटा ये साइन कन्वेंशन क्या है? हमने पहले तो नहीं पढ़ा था भैया। पहले हमने 9th में बहुत सिंपल क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पर थोड़े कंसेप्चुअल हो जाएंगे बेटा। तो साइन कन्वेंशन, जब हम इक्वेशन यूज करेंगे, कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बिना साइन कन्वेंशन के उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये आपको आना चाहिए, बेसिक है बेटा बहुत, ठीक है, आना चाहिए। और इस पर एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहां पर कोई आदमी खड़ा है और उसने एक बॉल को ऊपर फेंका u वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से बेटा? u वेलोसिटी से उसने ऊपर फेंका और वो बॉल s डिस्टेंस तक गई, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s। ठीक, और बेटा ऊपर जा रहा है तो नीचे एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g। ठीक, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको इक्वेशन लगानी है s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे जब तक आप साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे। साइन कन्वेंशन मतलब, मान लीजिए अब आपने बोला कि जो अपवर्ड डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जरूरी नहीं है बेटा आप नेगेटिव ले सकते हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी कि अपवर्ड पॉजिटिव ही लेना। तो देखिए अपवर्ड कौन कौन सी चीजें, देखिए वेलोसिटी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया बेटा? पॉजिटिव हो गया। वेलोसिटी भी कैसी हो गई बेटा? पॉजिटिव हो गई। ठीक है बच्चे, और एक्सेलरेशन का है बेटा? डाउनवर्ड है। अगर अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव लेना होगा, तो एक्सेलरेशन माइनस जी हो गया। अब जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का s इक्वल प्लस का u इंटू टी माइनस का हाफ a इंटू टी स्क्वायर। देखिए ये साइन कन्वेंशन के बिना करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता होगा तो आप इस इक्वेशन को एक्चुअल वे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और गलत हो जाएगा। एक और हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा।
मान लीजिए इस बार आप एक टावर पर थे, यहाँ पर थे, एक टावर पर थे और आपने ऐसे बेटा बॉल को ऐसे फेंका नीचे, ठीक है। ये टावर पे थे, आप अपने बॉल को ऐसे फेंका, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट कहाँ ट्रेवल किया बेटा, नीचे। इट इज डिस्प्लेसमेंट एस डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन भी कहाँ है बेटा, डाउनवर्ड से g, और वेलोसिटी भी कहाँ है बेटा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड से u। आपने नीचे फेंका तो वेलोसिटी भी कहाँ है बेटा, डाउनवर्ड से u। अब देखिएगा सब चीज डाउनवर्ड से, तो इक्वेशन क्या लगेगी, प्लस एस प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब जगह प्लस कैसे आया, बिकॉज ऑल थिंग्स आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड सबको प्लस ले लिया हमने, अपवर्ड को चाहिए नहीं तो उसको माइनस ले लेते। तो साइन कन्वेंशन के बिना कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। एक और देखिएगा, एक और एग्जांपल देखिएगा साइन कन्वेंशन का। मान लीजिए हमने आपसे बोला, साइन कन्वेंशन का एग्जांपल देखिएगा बेटा, मान लीजिए दीवार है, ठीक है बेटा, यहाँ पर एक बॉल है, इसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंका दीवार की तरफ। अभी ये बॉल दीवार से कोलाइड, इसने कोलिजन किया और वापस आ गई 10 मीटर पर सेकेंड से। हमने बोला फाइंड कीजिए चेंज इन वेलोसिटी। तो जब तक आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता होगा आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो हमने लिया टूवर्ड्स वॉल, टूवर्ड्स वॉल हमको डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, तो अवे फ्रॉम वॉल नेगेटिव हो गई बेटा, ऑब्वियसली। दीवार की तरफ पॉजिटिव, तो दीवार से अवे क्या लिया बेटा, नेगेटिव हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है बेटा, टूवर्ड से इसलिए पॉजिटिव हुआ। और फाइनल वेलोसिटी जब दीवार से वापस आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हो गया बेटा -10, क्योंकि दीवार से वापस आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिएगा इसमें वैल्यू रख दीजिए, फाइनल इज -10 इक्वल्स टू -20 मीटर पर सेकेंड आंसर। अगर आपको साइन कन्वेंशन की जानकारी ना हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये साइन कन्वेंशन के बिना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। दोबारा सुनिए, अभी हमने आपको जो बेसिक पढ़ाए उनको हमने अप्लाई करने का तरीका भी आपको सिखाया। दोबारा सुनिए, हमने आपको क्या सिखाया। सबसे पहले हमने आपको मैकेनिक्स बताया। क्या होती है बेटा मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद पोजीशन, स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट में क्या क्या आ सकता है बेटा, रेस्ट आ सकता है और मोशन आ सकता है। मैकेनिक्स के 3 पार्ट थे, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स। डायनामिक्स मतलब डील विद मोशन विद फोर्स, है ना बेटा। काइनेमेटिक्स मतलब डील विद मोशन विदाउट फोर्स, विदाउट कॉज या फोर्स, एक ही बात है बेटा। और स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, डील विद रेस्ट, है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। इसके बाद बेटा हमने आपको पढ़ाया, ये तो स्टार्टिंग हो गया, फिर हमने आपको पढ़ाया रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को किससे कंपेयर करते हैं, किसी बॉडी से कंपेयर करते हैं। उस बॉडी को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एक ही बॉडी रेस्ट और मोशन में हो सकती है अगर कंपैरिजन करने वाली बॉडी डिफरेंट हो तो, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया साइन कन्वेंशन। अगर वन साइड साइन पॉजिटिव लेना है तो उसके अपोजिट साइड नेगेटिव होना चाहिए। और फिर हमने आपको क्या पढ़ाया, पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ाया, ठीक। और क्यों आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप साइज कंसिडर करेंगे तो कैलकुलेशन बिकम टफ, इसलिए, है ना, हम किसी भी बॉडी को पॉइंट साइज कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन उसकी भी कंडीशन होती है, अगर डिस्टेंस टेबल ज्यादा है देन साइज, उसी कंडीशन में पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, अदरवाइज पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे। आप इसको एक बार देख लीजिए एग्जांपल को, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब सबसे पहली बात करते हैं, आपको मालूम है वैसे, यू नो वेरी वेल, है ना। सबसे पहली बात करते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 9th का टॉपिक है बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है, आप जानते हैं, ठीक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, एकदम
ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप करना है। देखिए बेटा डिस्टेंस क्या होता है, तो बेटा टोटल पाथ, जितना भी पाथ बॉडी ट्रेवल करती है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। ठीक है बेटा, ये क्या होता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, नॉर्मल परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए, सपोज कीजिए एक बॉडी ऐसे आई बेटा 2 मीटर्स, फिर ऐसे गई बेटा 4 मीटर्स, फिर ऐसे गई बेटा 2 मीटर्स, और फिर यहां पर आ गई बेटा, यहां पर आ गई 3 मीटर्स। आपसे पूछा गया बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो आपने डिस्टेंस क्या बोला बेटा, टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए 2 + 4 6, 6 2 8, 8 और 3 11 मीटर्स। और अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इनिशियल फाइनल के बीच में नॉर्मल परपेंडिकुलर मिनिमम, तो ये हुआ मिनिमम डिस्टेंस। तो 3 4 - 3 कितना हो गया बेटा, 1 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया होगा। सेकेंड चीज बेटा, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव और जीरो इन मोशन। अगर कोई बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता, है ना बेटा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब जीरो कैसे हो सकता है, आपको समझ आया। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो मतलब जब बॉडी मोशन में, अगर मोशन में ना हो तो ऑब्वियसली जीरो है, लेकिन हम मोशन की बात कर रहे हैं तभी तो डिस्टेंस होगा ना। तो अगर बॉडी मोशन कर रही है तो डिस्टेंस जीरो और नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो नेगेटिव। कैसे बेटा, मान लीजिए बॉडी जहां से चले वहीं वापस आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, जीरो होगा। और नेगेटिव का मतलब, मान लीजिए ये दीवार है, इस पर एक बॉल जाए इस तरीके से तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और फिर यहां से कोलाइड करके वापस आए तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो साइन कन्वेंशन से, अगर डिस्प्लेसमेंट साइन कन्वेंशन से हम ले रहे हैं, जैसे कि हमने वहां पर अभी दीवार पे ये यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया, दीवार की तरफ क्या है बेटा, पॉजिटिव आया, तो दीवार से वापस क्या लेना है बेटा, नेगेटिव लेना है। तो ड्यू टू साइन कन्वेंशन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, and if a body return to the same initial position then displacement can be zero। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देखिए, मान लीजिए बेटा अगर कोई बॉडी सीधे 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 चल रही है, कोई बॉडी बिल्कुल सीधे 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 चल रही है और इसमें कोई टर्न नहीं है, नो टर्न। ठीक, कोई बॉडी सीधे 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 चल रही है बेटा और इसमें कोई टर्न नहीं है, वो वापस टर्न नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। ध्यान से समझिएगा, कोई बॉडी सीधे 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 चल रही है, उसमें कोई टर्न नहीं है, वो वापस टर्न नहीं ले रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। लेकिन अगर कोई बॉडी टर्न ले रही है, मान लीजिए यहां तक गई और वापस टर्न लिया, तो देखिए डिस्टेंस तो बहुत बड़ा हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में व्हेन बॉडी टेक टर्न देन डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, डिस्टेंस किससे बड़ा हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। दोबारा समझिए, कोई बॉडी बिना टर्न हुए चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, कोई बॉडी टर्न ले रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। इन एनी कंडीशन
देयर इज नो कंडीशन पॉसिबल इन विच डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, पॉसिबल नहीं है ऐसा होना। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा होना पॉसिबल नहीं है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, तीनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। तीनों पॉइंट को आप देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम तो पूछिए, ठीक। दोबारा से देखिए, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम परपेंडिकुलर नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो तो जीरो होगा बेटा, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है ड्यू टू साइन कन्वेंशन। बॉडी बिना टर्न के चल रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, और बॉडी टर्न ले रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होता है डिस्टेंस से। तो आप यहाँ पर इन शॉर्ट लिख सकते हैं, डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपसे कोई पूछ ले ट्रू फॉल्स में कि बताइए डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस, ट्रू के फॉल्स, तो आप बोलेंगे फॉल्स, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो बेटा ये है, कल हम आपको, आज आप इतना ही कीजिए, इसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक पूरा कीजिए, है ना। कल हम आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताएंगे, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छा चैप्टर है और काम आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है।